अरे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 47 जो आपको 21 अक्टूबर को वर्कशीट मिलेगी। और ये वर्कशीट जो है ये पुरानी वर्कशीट के ऊपर ही बेस्ड है। इससे पहले वाली वर्कशीट की अगर हम बात करें तो वो है आपकी आवर्त सारणी, जो कि खोजी गई है किसने? हेनरी मोज़ले ने। देखो बेटा, आवर्त सारणी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें सबको देखो, क्योंकि ये चैप्टर आसान है उस बच्चे के लिए जिसे ये कहानी के तौर पे याद हो जाए, और उसके लिए बहुत मुश्किल है जो इसको एक एक बीच में कोई वीडियो देख रहा है कोई नहीं देख रहा, तो उसको समझ ही नहीं आना, याद ही नहीं होना सीक्वेंस कि सबसे पहले कौन आया था, फिर कौन आया था, फिर कौन आया। तो अब बात कर रहे हैं हम आज की पीरियोडिक टेबल की। आज की पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी किसने ढूंढी थी? हेनरी मोज़ले ने बनाई थी। ये इनका आपको चित्र साइड में दिखाया हुआ है। अब ये खोजी थी उन्होंने 1913 में। कब खोजी थी? 1913 में। और आज क्या चल रहा है बेटा? 2020। इतने सालों के बाद भी आज भी हम इनकी ही आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये वाली आवर्त सारणी मेन है और हमें पता होनी चाहिए कितने तत्व हैं और कैसे व्यवस्थित है, क्यों ये टेबल आज भी मान्य है। सबसे पहले इसकी जो गुण है वो है इसके अंदर जो तत्व हैं वो परमाणु संख्या के ऊपर आधारित है। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती जाएगी तत्व व्यवस्थित होते जाएंगे। ये दी किसने है? हेनरी मोज़ले ने। तो इनका नाम हमें याद रखना है, हेनरी मोज़ले। 99.9% मैं क्वेश्चन कह रही हूँ ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो वो दी थी हेनरी मोज़ले ने। लेकिन क्वेश्चन को बहुत आराम से अच्छे से पढ़ना। अगर ये पूछा जाए कि आवर्त सारणी के जनक कौन थे, क्या पूछा जाए? जनक। अगर जनक शब्द आ जाएगा तब मोज़ले नहीं आएंगे, तब आएंगे मेंडलीव, राइट। लेकिन अगर आधुनिक नाम आ गया कहीं पर तो आधुनिक मतलब आज के, तो आज की आवर्त सारणी को खोजने वाले हैं कौन? हेनरी मोज़ले। अब हेनरी मोज़ले ने जो आवर्त सारणी दी वो देखने में कैसी है वो देखते हैं जरा। ये देखो, हेनरी मोज़ले की जो आवर्त सारणी है वो ऐसी दिखाई देती है हमें। अगर हम इसे और बड़ा करके देखें बेटा तो क्या पाते हैं? यहाँ पर लिथियम का नंबर, ये है लिथियम, इस 3, मतलब इसकी परमाणु संख्या है 3। ये है सोडियम, इसकी परमाणु संख्या है 11। ये है पोटेशियम, इसकी परमाणु संख्या है 19। और उसके बाद रुबीडियम दिया है जिसकी परमाणु संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसे जब मैं ऊपर से नीचे की बात कर रही हूँ इसको क्या कहते हैं? समूह। और अगर मैं ऐसे बात करूं बेटा, ऐसी लेटी हुई, अगर हम बात करते हैं ऐसे स्तंभों की, ये स्तंभ है, अगर मैं ऐसी क्षैतिज पंक्तियों की बात कर रही हूँ तो इसको कहते हैं आवर्त। इतनी बात आ रही है समझ सब बच्चों को? अच्छा, अगर मैं समूह की बात कर रही हूँ और पहले समूह की बात कर रही हूँ तो मैं 3 तत्वों की बात कर रही हूँ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगर मैं पहले आवर्त की बात कर रही हूँ तो देखो जरा, ये है आपका एक ही आवर्त की बात अगर मैं करूं तो ये पहला आवर्त है आपका, ये दूसरा आवर्त है, ये पहला और ये दूसरा आवर्त। इसको पहला आवर्त बोलेंगे, इसको दूसरा आवर्त बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, मतलब वर्कशीट शुरू करते हैं। सारे बच्चे रेडी हैं हमारे साथ? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति किस हिसाब से थी तो देखेंगे हम। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं। मतलब मैं अगर बात करूं ऊपर से नीचे की लाइन, ऐसे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे बात कर रही हूँ मैं। बीच में कुछ हम गैप कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा गैप है बेटा, यहाँ पे मेटलॉइड्स हैं, मतलब कुछ ऐसी तत्व हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हैं। तो ऐसे बात करूं तो ये है हमारे पास 18, पहला, दूसरा,
यहाँ ग्रुप है। उसके बाद अभी आप लोग खोल के अपने सपोर्ट मटेरियल में या आपके पास जो बुक है उसके अंदर चेक करो जरा। उसके बाद यहाँ से है आपका 3 4 5, है ना, ऐसे करके यहाँ पर बीच की थोड़ी सी छोड़कर और यहाँ अगर हम आगे आगे चलते जाएं तो हमें मिलता है कि लास्ट वाला जो समूह है वो है आपका 18। ठीक, तो जो लाइनें हैं ऊपर से नीचे तक वो कितनी है टोटल 18। तो समूह अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं तो क्या बोलोगे 18 समूह हैं ऊपर से नीचे लाइन। अगर हम क्षैतिज पंक्तियों की बात करते हैं, क्षैतिज पंक्तियां मतलब ऐसे, अगर हम ऐसे देखें लाइनें तो ये कितनी है 1 से लेकर 7 तक की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अगर हम चेक करें तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आवर्त। तो हमें इस क्या समझ में आया, 18 इसके अंदर 18 समूह है और 7 जो है वो आवर्त है। ठीक, चलिए उधर स्तंभ, यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से तत्वों को लेते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, मान लो 1 के अंदर हमने लिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ले लिया हमने। ठीक, तब हम इनकी क्या देखें परमाणु संख्या। इसकी परमाणु संख्या होती है 1, इसकी होती है 3, इसकी होती है 11, इसकी होती है 19। ठीक है, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, देखो आराम से देखना, मैंने परमाणु संख्या नीचे लिखी है और परमाणु द्रव्यमान इनके ऊपर लिखे जाते हैं यहाँ जैसे चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं, क्या देखूं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, यहाँ मात्रा मेरे से लग नहीं रही, आप लगा लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या पाते हैं इनको, इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम बिठाना चाहे तो ये पहले ही कक्ष में आ गया, पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 1। इसके बिठाते हैं तो पहले कक्ष में 2 ही आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं और तीसरे में बच गया 1, क्योंकि 11 नंबर है ना टोटल इसलिए। सोडियम का अगर हम पोटेशियम का देखते हैं तो 2 8 10 हो गए, फिर 8 और फिर 1। तो हमने क्या पाया, सबके पीछे आ रहा है 1, दिखाई दे रहा है सबको, सबके पीछे 1 आ रहा है। वो हमें कैसे पता लगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के। और हम कौन से तत्वों की बात कर रहे हैं, हम तत्वों की बात कर रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब एक समूह के अंदर, एक समूह के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के बाद हमें पता लगा कि सबके ही सबसे आखिरी कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। बात आ गई समझ, सभी तत्वों के सबसे बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। यदि समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तो हमें मिला कि हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 2 1, सोडियम का 2 8 1 मिला। अब प्रश्न ये उठता है, इन तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता आपको दिखती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये समानता दिखाई दी कि सबके संयोजकता इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन एक ही है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबसे पीछे एक है ना, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक ही है और सबकी संयोजकता भी क्या है, समान है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन आपके ये जो आपको कॉपी में करने हैं। आगे चले, अब चलिए, एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, ये हमने पाया। अब बात करते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है समूह की संख्या। वो क्या मतलब है वो देखो जरा, देखो बच्चों, आपको मैंने यहाँ पर देखो बच्चों,
यहाँ पर ये आपके पास आवर्त सारणी है। मैंने अभी जो आपको बताया था कि अगर हम हाइड्रोजन का देख रहे हैं नंबर 1 पे, मतलब परमाणु संख्या 1 है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं तो पहले कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन आ गया। लिथियम की बात करूं तो पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। सोडियम की बात करें तो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में फिर 1 आया। ऐसे पोटेशियम की बात करें तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 आया। ठीक, तो हमने ये बात की कि अगर हम ऊपर से नीचे ऐसे चलते जाएं तो सब के अंदर जो संयोजकता है वो समान आ रही है, सब में एक जैसी, एक एक लिखिए तो एक ही आ रही है, और संयोजकता है कितनी, एक है। ठीक है, तो ये समझाना चाह रही हूँ मैं कि इन सब की संयोजकता एक है और इनका समूह भी क्या है, एक है। ऐसे ही दूसरी बात करें अगर दूसरे समूह की, इस वाले की, तब देखते हैं इसमें क्या होगा। इसकी संयोजकता चेक करते हैं। इसके हिसाब से अगर पहले की 1 नंबर पे है तो इनकी सबकी संयोजकता 1 है, दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ 2 लिखा है, दूसरा समूह है, तो इनकी संयोजकता 2 होनी चाहिए। इसका मतलब बाहरी कक्ष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। तो चेक करते हैं जरा, बेरिलियम की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, इन तीनों की चेक करते हैं। ठीक है, किस किस की चेक कर रहे हैं हम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। चलो, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम चेक करें। बेरिलियम का 4 नंबर है, पहले में 2, दूसरे कक्ष में 2। मैग्नीशियम का 2, 8, 2 क्योंकि 12 नंबर पे है। कैल्शियम 20 नंबर पे है तो 2, 8, 8, 2। अरे वाह, इन सब की भी संयोजकता समान, और कितनी, 2, और 2 ही इस समूह का नंबर है। आसान हो गया है तो बहुत। इसका मतलब जो समूह का नंबर है उतनी ही उसमें संयोजकता आ रही है। ठीक, और यही बात उसने, ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतनी ही उनकी क्या हो गई, समूह की संख्या हो गई। किसी समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे कि यहाँ अगर हम ले लें, ये के है कक्ष, ये है एल कक्ष, मतलब कोश। इसमें पहला कोश, ये दूसरा कोश और फिर तीसरा कोश। तो हमने क्या देखा, ये पहले कोश में एक, पहला लिथियम है उसके पास 2 ही कोश थे, लेकिन सोडियम के पास कितने आ गए, 3, और पोटेशियम के पास तो 4 कोश आ गए। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, यहाँ दिख रहे हैं ना आपको कितने कोश हैं, पहले वाले में 2, 1 मतलब 2 ही कोश है, इसमें 1, 2, 3, कितने कोश आ गए, 3 कोश। इसमें 1, 2, 3, 4, कितने कोश आ गए, 4 कोश, मतलब 4 सर्कल है ना नाभिक के पास। तो हमें क्या मिला कि अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं किसकी बेटा, समूह की बात करते हैं, तो समूह के अंदर ऊपर से नीचे आने में पहले तत्व के अगर 2 कक्ष हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, तो दूसरे तत्व के 3 कक्ष होंगे, और नीचे आते आते तीसरे तत्व के 4 कोश मिलेंगे। इसका मतलब कोशों की संख्या धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी, किसके अंदर, समूह के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला इसी में क्या दिया हुआ है। क्षैतिज पंक्तियों की बात करें, अगर हम लेटी हुई लाइन की बात करते हैं तो अब देखते हैं, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, दूसरा आवर्त की बात कर रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। सबके परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए, कम से कम पहले समूह और दूसरे आवर्त, पहले और दूसरे समूह की और पहले और दूसरे आवर्त की ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, इसको याद करने का तरीका मैं अगली वर्कशीट में आपको बता दूंगी बेटा। चलिए, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, लिथियम नंबर 3 पर था, बेरिलियम 4 पर था, बोरोन 5 पर, कार्बन 6 पर, नाइट्रोजन 7 पर, ऑक्सीजन 8 पर, फ्लोरीन 9 पर और नियोन 10 पर। मतलब हम बात कर रहे हैं ऐसी पंक्ति की टेबल के अंदर, ऊपर से नीचे हमने बात कर ली टेबल के अंदर, उनको कहा था समूह। अब क्या हम बात कर रहे हैं किसकी,
आवर्त की बात कर रहे हैं। तो आवर्त के अंदर अगर हम ऐसे चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, तो हमने क्या देखा, पहला और दूसरा कोश, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला दूसरा। अरे ये क्या, सबके अंदर दो ही कोश है। मतलब एक आवर्त के अंदर अगर कोश दो आ रहे हैं तो सब में ही दो कोश ही होंगे, दो से ज़्यादा कोश नहीं होंगे। और सब उसी कोश के अंदर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। देखो बढ़ रहे हैं, नहीं पहले कोश में दो 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 सब में है, दूसरे कोश में इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, कार्बन में, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियोन में 8। क्या इन सभी तत्वों को भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या इनकी सबकी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या समान है? नहीं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या तो निर्भर करती है बाहर जितने इलेक्ट्रॉन है। अरे नहीं है ये तो समान, पहले में एक है इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो ये तो इसमें नहीं होता। किस में नहीं होता बेटा? आवर्त में नहीं होता। चलिए, क्या इनके कोशों की संख्या समान है? हाँ, इनके कोशों की संख्या समान है। उसमें तो एक एक करके कोश बढ़ रहा था और इसमें जो है ऐसा नहीं है, इसमें कोश सिर्फ 2 ही रहे, लेकिन उसमें ही इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ गए। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इन तत्वों के संयोजकता की इलेक्ट्रॉन की संख्या तो भिन्न है, लेकिन इनमें कोशों की संख्या समान है। इसका मतलब आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने में, मतलब अगर ये टेबल है तो लेफ्ट से राइट जाने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। एक एक करके देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या की संख्या में भी इकाई की वृद्धि ही होती है। देखो यहाँ पर संयोग करने वाला जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कितना है बेटा? संयोजकता 1 लिथियम की, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, फिर यहाँ पे दोबारा 3, फिर यहाँ पर 2 1 0, क्योंकि अष्टक का लगाएंगे ना, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 8 में से 6 गए 2, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ पर कोई भी ये संयोग ही नहीं करेगा, लास्ट वाला नियोन, इसलिए इसकी संयोजकता 0। इसका मतलब संयोजकता तो बराबर नहीं होती, लेकिन एक एक की वृद्धि हो रही होती है। कोशों की संख्या किसके बराबर होती है? आवर्त की संख्या में। जैसे ये दूसरा आवर्त है तो इसके अंदर कितने कोश हैं? 2 ही कोश होंगे, मतलब कुछ तो समानता इसमें भी है। मान लो इसमें संयोजकता समान नहीं है, तो इसमें क्या समान है बेटा? इसमें समान है उनकी कोशों की संख्या। कितने कक्ष की हम बात कर रहे हैं? अध्यासित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं, जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14 नंबर पे होता है, फास्फोरस 15, सल्फर 16 पे और क्लोरीन 17 पे, और आर्गोन जो है वो 18 पर होता है। और ये सारे ही तीसरे कक्ष में हैं, मतलब इनके अंदर कोशों की संख्या सब में समान है। क्यों? देखो 11 नंबर है, 2 8 1, ये 12 नंबर पे है तो 2 8 2, ऐसे बढ़ती जाएगी, मगर कोशों की संख्या समान ही रही। 3 ही कोश की बात की हमने, KLM, राइट। चलिए, इतनी आ रही है बात समझ? वर्कशीट आसान है, कितनी ज़्यादा है ना, क्वेश्चन भी बहुत कम है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी आ सकती है वो डिपेंड करता है आपका, जो हमने 9th क्लास में याद किया था, 2n² पर निर्भर करता है। जहाँ n जो है वो क्या है बेटा? उस n का मतलब होता है पहला कोश, कोश की संख्या होती है। जैसे पहला कोश देखो, उदाहरण के लिए दिखाया हुआ है, पहला कोश की है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे? नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 × 1 2, ये आंसर आ गया। L कोश के लिए क्या हुआ? कोश की संख्या है 2, इसका मतलब n का मान क्या आएगा? 2, और कितना आंसर आ गया? 8। ठीक है, ऐसे ही पूरा अगर हम निकालें
तो हमारे पास आता है अगला कोश तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवीं आवर्त में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं देखो, 8, 12, 18। आखिरी वाले की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ भाई, अब तो और आसान आ गया है तो क्वेश्चन आंसर देखिए। अब पहला क्वेश्चन देखो जरा। फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है। फ्लोरीन भी और क्लोरीन भी दोनों ही समूह 17 से संबंधित है। इन दोनों के बाहरी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो रेडी आप सब? मैं भी रेडी हो गई, लिखिए जरा। अच्छा बच्चों, अभी बात करी थी कि जितने समूह की संख्या होती है उतना ही नंबर उनके कोश में होता है, बाहरी कोश में। जैसे अगर हमने ऊपर जो देखा था उसमें था कि पहले अगर हम समूह की बात कर रहे हैं तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन आ रहे थे एक एक, सबके आ रहे थे ना। ऐसे ही दो की बात कर रहे थे तो बाहरी कोश में आ रहे थे दो दो सबके, है ना। ये था ना हमने अभी, 2 2 2 8 2 ऐसे ही आ रहा था, 2 8 8 2 ये लिखा होता। अब आ रही है बात 17 की। तो क्या बाहरी कोश में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं। अब क्या मतलब है 17 का? मतलब है बाहरी कोश में होने चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 और 2 तक तो ठीक है, यहाँ से शुरू होगा 11 12 13, जहाँ 13 से ये शुरू होगा 13 14। इसका मतलब है पहले आवर्त में एक, दूसरे आवर्त में दूसरे समूह के 2 बाहरी कोश में, और ऐसे ही 13वां जो आएगा उसके समूह में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में, 14 में 4, 15 में 5, ऐसे ही 16 में कितने आए बेटा? 16 में बाहरी कोश में आ गए 6, और 17 में बाहरी कोश में कितने आ गए? 7। वेरी गुड। तो अब हमें ये याद ही नहीं करना कि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या था, इसकी परमाणु संख्या क्या क्या थी। क्वेश्चन अगर एक नंबर का सिर्फ आएगा, उसमें ये पूछा हुआ है समूह 17 से संबंधित है तो इन दोनों के बाहरी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों में ही, दोनों तत्वों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। बस ये आंसर लिखोगे जो मैं बोल रही हूँ। दोनों तत्वों के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन ऊपर आ चुके थे, वो आपको लिखने हैं जरूर। चलिए, अब है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के समूह और आवर्त की संख्या भी लिखिए। ये लीजिए, परमाणु संख्या भी दे दी आपको, ये तो बहुत आसान कर दिया हमें। चलिए लिखिए हम। देखो, मैग्नीशियम जो कि 12 नंबर पर है, एल्यूमिनियम जो 13 नंबर पे है, और सिलिकॉन जो 14 नंबर पे है। अब हम इनके बाहरी कोश को पहले ढूंढ लेते हैं कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 2 8 2। यहाँ का हमने देखा पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में 3। सिलिकॉन को देखो 2 8 4। सबसे पहले कोशों की संख्या समान है, 3 3 है। इसका मतलब ये तीनों ही तीसरे आवर्त में आते हैं। किसने आवर्त में आते हैं? तीसरे। आवर्त की संख्या है 3, तो ये तीनों ही तीसरे आवर्त में आते हैं। दूसरी चीज क्या देखेंगे, अब इनका बताना है हमें समूह। तो यहाँ बाहरी कितने हैं? 2, तो ये आया दूसरे समूह में। यहाँ है 3, तो ये आया 13वें समूह में। ठीक है, यहाँ है 4, तो ये कौन से समूह में आया? 14वें समूह में। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है समूह 1, पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। समूह 1 के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यही वाला लिख देना चाहिए एज इट इज। इसने ये पूछा फर्स्ट से शुरू करो, सेकंड से शुरू करो, आप हाइड्रोजन से शुरू करो या लिथियम से, आपके ऊपर है। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे क्या ऐसा उतार देना। इसमें एक पोटेशियम भी डाल देना बेटा, यहाँ 19, और या इतना ही छोड़ दो चलो।
ठीक है, उतर जाएगा। ऐसे क्या ऐसा उतारना है, बिल्कुल। चलिए अगला है, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाएंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यही था, क्या समानता है, ये आंसर लिख दोगे। इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और वो सभी एक हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान और एक के बराबर है। ठीक है, या संयोजकता संख्या एक मतलब समान है, अर्थात समान है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? चलिए देखें अब जरा। तो इसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी अपनी। रेडी हो जाए तो देखो बच्चों जरा, पहले आवर्त के अंदर 2, तो हमने क्या देखा, पहले आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। दूसरे आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तत्व हैं। पहले आवर्त में 2 हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं। लेकिन चौथे आवर्त में कितने तत्व दिखाई दे रहे हैं बेटा हमें? 1 2 3 4 5 6 18 तत्व हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 तत्व होते हैं और चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। ये हमें याद रखना है। और ऐसा क्यों हुआ, ये हमें क्या दिया हुआ है कि पहले में ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या था ये भी हमें पता लग रहा है। कारण था उसके अंदर 2n² के हिसाब से भरे जाते हैं। तो पहला जो आवर्त होगा उसमें 2 ही सिर्फ कितने आए, तत्व आए। दूसरे आवर्त में 8 तत्व आ रहे हैं, तीसरे आवर्त में भी 8 ही तत्व आ रहे हैं, लेकिन चौथे में 18, पांचवें में फिर 18 ही हैं, छठे में 32 और सातवें में भी 32 आ रहे हैं। ये याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। अब तत्व किस तरह से व्यवस्थित थे? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनकी परमाणु संख्या के आधार पर है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन के हिसाब से थी। बस यही आप आंसर लिख दीजिएगा। तो सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो कि हाइड्रोजन की स्थिति सही आपको पता लग गई थी। ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति पहले समूह के ऊपर दिया गया है हाइड्रोजन, और उसके कुछ गुणधर्म हैलोजन से भी मिलते हैं, मतलब समूह 17 से भी मिलते हैं, इसीलिए उसका स्थान बिल्कुल अलग रखा गया। हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग रखा गया है बेटा। ठीक है, उसका कलर भी सेम नहीं किया गया है ना। चलो ये मैं कोशिश करूँगी 5th क्वेश्चन का आपको आंसर भेज देती हूँ। अगर इसके साथ नहीं भेजूंगी तो मैं आपको नीचे लिखकर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसके अंदर इसका आंसर लिख के भेज दूँगी। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछना। सपोर्ट मटेरियल में आंसर्स दिए हुए हैं काफ़ी कुछ, अगर आप पढ़ोगे तो आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कोविड चल रहा है तो जरा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप का संदेश दिया हुआ है। शारीरिक दूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो 2 गज। 2 गज कितना होता है बच्चे पूछते हैं? तो 6 फुट की दूरी हमें रखनी है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो 2 फुट से भी नहीं, कम से कम कितनी दूर होना चाहिए? 6 फुट की दूरी का हमें पालन करना है। तो 6 फुट की दूरी ज़रूरी कोविड में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं समझ में आता कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज पूरी हो जाए।
आवर्त सारणी के जितनी भी वर्कशीट अभी तक हुई हैं सब आपको अच्छे से आनी चाहिए। चाहे तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उससे समझ सकते हो, क्योंकि अगली जो वर्कशीट होगी वो क्या होगा, इन सब का उसके अंदर निचोड़ होगा। तो जिसे पुरानी वर्कशीट आती होगी वही उसको कर सकता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।